बताओ, क्या आपको पता है आखिर बिजनेस करने की नीड क्या हुई? बिजनेस क्यों स्टार्ट किया गया? हाउ ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर कंडक्टेड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स? इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल था? और इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर मैं आई हूँ इस चैनल कॉमर्स डिक्शनरी पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ईशा और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो 11th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर में 2 सेक्शंस है। पहला है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। तो हम इस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक जिस्ट में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर मैं सीधे ही आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगी कि ट्रेड ऐसे स्टार्ट हुआ, ट्रेड वैसे स्टार्ट हुआ, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इन तीनों वर्ड्स में। बट इन तीनों वर्ड्स की क्लैरिटी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। बिजनेस क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस वर्ड हम दिन में कितनी बार सुनते हैं? हम घर से बाहर कदम रखते हैं और हमें बहुत सारे बिजनेस देखने के लिए मिलते हैं। और बिजनेस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस बनती है, या तो एक बहुत बड़ा शोरूम है, लाइक इस पिक्चर में दिया हुआ है, जैसे कार्स का शोरूम है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की फोटो हमारे सामने आती है, लाइक मुकेश अंबानी, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। या कोई भी मार्केट प्लेस जहाँ ऐसे अंकल जी बैठ के कपड़े बेच रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए। और या कोई भी सर्विस ऑफिसेस, लाइक टूर्स एंड टूरिज्म के सर्विस ऑफिस होते हैं, लाइक मेक माई ट्रिप, या कोई भी बेकरी हो गई, रेस्टोरेंट हो गया। तो ये सारी इमेजेस हमारे दिमाग में बनती हैं जब हम बिजनेस वर्ड सुनते हैं कि बिजनेस, हाँ, इन्हीं सब चीज़ों को बिजनेस बोलते हैं। बट बिजनेस आखिर होता क्या है? बिजनेस का मतलब होता है सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उनके दिमाग में प्रोडक्ट का आइडिया आता है। वो ऐसे आता है कि किसी ना किसी की कोई ना कोई नीड अराइज होती है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसके सोल्यूशन के लिए, जिसकी नीड्स पूरी करने के लिए एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले कस्टमर्स की, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमें उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें समझना होता है, तभी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक बार हमने कस्टमर की नीड समझ ली, फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और उनको, उन कस्टमर्स को, उन इंडिविजुअल्स को जिन्हें उन गुड्स एंड सर्विसेज की वाकई में ज़रूरत है, उनको सेल करते हैं, राइट। मेनली टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। अब हमें लाइवलीहुड अर्न करना है, अपनी ब्रेड अर्न करनी है हमें, इसलिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम कई लोग अपनी हॉबी को भी अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। वो इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं, उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसलिए हमें प्रॉफिट अर्न करना इसमें मेन होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं आपको, अभी कोरोना आया। कोरोना आने से क्या हुआ? हमारे लोकल ग्रोसरी स्टोर्स वालों ने, लोकल राशन शॉप्स वालों ने, या कोई भी हमारे जो एरिया में ग्रोसरी स्टोर्स है, सब्जियों की दुकानें हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप हमें लिस्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो जो चीज़ें चाहिए, हम आपको घर में आके वो चीज़ें पहुंचा देंगे, आपको बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सर्कमस्टांसेस के बेस पे एक नीड अराइज हुई। आपको भी लगता होगा, यार बाहर कैसे निकले, कोरोना फैल रहा है, कहीं हमें ना कोरोना हो जाए, इससे अच्छा हमारे घर पे हमको सामान मिल जाए, तो इससे बेटर चीज़ कोई और हो नहीं सकती है, राइट। तो ये नीड उन्होंने समझी और ये सर्विस आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करी। फिर सबसे ज़्यादा नीड हमें कोरोना में किस चीज़ की आई? सैनिटाइजर्स की, मास्क की और डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस की नीड अराइज हुई। तो आप हर दूसरा ऐड आप टीवी में देखते होंगे किसी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का या किसी सैनिटाइजर का, जो कोरोना के 99.9% वायरसेस तो मार ही डालता है। तो और फिर
कोई भी किसी भी शॉप पे आप कुछ भी खरीदने जाएंगे वो मास्क तो जरूर ही बेच रहा होगा। तो एक मास्क सेलिंग का, मास्क प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जिस तरीके से नीड अराइज हुई, जिस तरीके से एक प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए इन सारी चीजों का बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब हमें डे टू डे यूज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। सुबह से शुरू हो जाते हैं फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ, और रात को मतलब सोने से पहले तक हमें डे टू डे आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे ही खड़े हुए, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, आईटीसी हो गया, है ना, अदानी विल्मर लिमिटेड हो गया, ये सारे बिजनेसेस ऐसे ही खड़े हुए। तो बिजनेस क्या होता है, पहले हम कस्टमर्स की नीड को समझते हैं, फिर उस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, और उन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और फाइनल कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है जिन्होंने वाकई जरूरत है, मेनली टू अर्न प्रॉफिट, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेड पर। अब ट्रेड क्या होता है? अब एक प्रोडक्ट तो बन गया, पर वो आप तक कैसे पहुंचेगा, ये खेल होता है ट्रेड का। ठीक है, वो प्रोडक्शन की जगह से आपको सही टाइम पे, सही जरूरत पे, सही जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना ही ट्रेड कहा जाता है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल से होते होते वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। अब ऑब्वियसली अगर आपको सनसिल्क शैम्पू चाहिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ मिस्टर संदीप मेहता आपको आके नहीं देंगे, या आपको पतंजलि का घी चाहिए तो रामदेव बाबा आपके घर आपको आके नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने होलसेलर्स को सेल किया, या उनके अपने अलग एक्सक्लूसिव स्टोर्स मार्केट में बने हुए हैं जहां से आप सामान जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रेड का मीनिंग, मतलब सेल, transfer or exchange of goods and services, and to make them available to the final consumer in different markets within domestic boundaries or from international markets। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड का मीनिंग। अब कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स 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 ले लिया, पर कॉमर्स का मतलब किसी को क्या बताएं कि एक्चुअली में होता क्या है। लोग सोचते हैं अकाउंट्स होता होगा, इकोनॉमिक्स होता होगा, पर ऐसा नहीं होता। कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग, उनका एक्सचेंज, प्लस वो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, ट्रेड में हेल्प करती है, असिस्ट करती है, ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज कहलाती है कॉमर्स। जैसे कि संडे को मान लीजिए सुबह सुबह मम्मी ने उठा दिया और बोला जा बेटा धनिया लेकर आ जा, तो मॉम को तो बोल नहीं सकते मम्मा को कि मम्मा मोदी जी बोल रहे आत्मनिर्भर बनो, तो आप ही जाके ले आओ, फिर तो तुमको एक चप्पल ही मिलेगी। तो मम्मी ने एक लिस्ट पकड़ा दिया आपको धनिया के साथ साथ कि बेटा जाओ धनिया तो ले ही आना, साथ में दूध भी ले आना, सर्फ एक्सेल भी ले आना, और चाय पत्ती भी ले आना, कुछ सब्जियां भी ले आना, है ना। तो आप गए, पास वाली राशन की दुकान में गए, पास वाले सुपर स्टोर में गए, वहां पर ये सारी सामान खरीदने के लिए। फिर वहां पर वो सारा सामान मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से आप तक कैसे पहुंचा, उस ग्रोसरी स्टोर तक कैसे पहुंचा, उस सुपर मार्केट तक कैसे पहुंचा, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड थ्रू कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी बिजनेस। तो ये कॉमर्स का हिस्सा हुआ। फिर उस ग्रोसरी स्टोर को चलाने के लिए, और जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये सब कैपिटल कहाँ से जनरेट हो रहा है, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो भी एक हिस्सा होते हैं। फिर
अब देखो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, थेफ्ट का रिस्क रहता है, डैमेज का रिस्क रहता है ना, तो उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी, कवरेज, प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है, राइट। फिर अब ये सारी चीजें बल्क में प्रोड्यूस होती है, कोई एक एक चीज तो प्रोड्यूस होती नहीं और सेल होती नहीं है, सारी चीजें बल्क में प्रोड्यूस होती हैं और इनकी स्टोरेज के लिए एक प्रॉपर प्लेस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज काम में आती हैं। फिर अब आपने देखा, अब आप गए दूध लेने गए, सर्फ एक्सेल लेने गए, तो आपने आपको ध्यान में आता है अरे अमूल दूध पीता है इंडिया, तो मैं अमूल का दूध ले लेता हूँ, और दाग अच्छे हैं तो मैं सर्फ एक्सेल ले लेता हूँ। तो ये सारी टैग लाइन्स ये सब आपने कहाँ देखी थी, कहाँ सुनी थी? ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट में सुनी थी। तो जब तक उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तब तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचेगी, है ना? तो एडवर्टाइजमेंट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सारी चीजें कॉमर्स का हिस्सा होती हैं। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में। अब ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट क्यों हुआ, क्या जरूरत थी ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट करने की? पहले क्या होता था, पीपल कंज्यूम व्हाट दे प्रोड्यूस, देयर वाज नो सरप्लस टू बी एक्सचेंज्ड। लोगों को जितना कंज्यूम करना होता था, लोगों को जितना कंजम्पशन होता था उतना ही वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर लेते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। उनको कुछ भी सरप्लस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ भी एक्सेस में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पॉपुलेशन बहुत कम थी, सिविलाइजेशंस एडवांस नहीं थी, तो उनकी जरूरतें भी इतनी नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिविलाइजेशन जो थी एडवांस हुई तो बार्टर इकोनॉमी आई। अब बार्टर इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा कि वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मेरे पास दाल है और आपके पास चावल है, तो मुझे चावल की जरूरत है, आपको दाल की जरूरत है, तो आप मुझसे दाल ले लोगे और मैं आपसे चावल ले लूंगी। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हमने गुड्स एक्सचेंज कर लिए। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि इसमें ये बोल रहा है इसको कि तुम मुझे 2 लीटर ऑफ मिल्क डेली देना, मैं तुम्हें उसके बदले में 10 घंटे की प्लम्बिंग सर्विस दूंगा पर मंथ। तो इसने बोला ठीक है, मुझे प्लम्बर की जरूरत है, तो तुम मुझे 10 घंटे की प्लम्बिंग सर्विस दे दिया करना, मैं तुम्हें 2 लीटर दूध दे दिया करूंगा। पर क्या ये feasible है, क्या ये वर्थ है दूध के बदले में 10 घंटे की प्लम्बिंग सर्विस? क्या आप इनकी वैल्यूज को मेजर कर पा रहे? नहीं ना, नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, लोग प्रोडक्शन बढ़ाने लगे, तो एक्सेस में होने लगा प्रोडक्शन। ओके, धीरे धीरे ट्रेडिंग मार्केट सेटअप होने लगे। पर दिक्कत क्या आती थी कि अब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये बंदा इससे कुछ ले रहा है बट इसके पास कैटल है देने के लिए, तो ये कह रहा है कि मैं कैटल का क्या करूंगा, मुझे कैटल की जरूरत नहीं है, इसको कैटल की जरूरत नहीं है, पर इसके पास कैटल से छोटी चीज कोई नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि मनी इन्वेंट किया कि यार कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम अपनी प्रोडक्ट्स की वर्थ निकाल सके, जिस चीज की डिविजिबिलिटी हो, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करके हम छोटे से छोटा सामान खरीद सके इजिली। तो पहले तो क्या हुआ था कि शेल्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, है ना, ये सब चीजें यूज हुआ करती थी। पर धीरे धीरे एक कुछ हमको परमानेंट कुछ चाहिए, तो मेटालिक मनी इन्वेंट हुआ। मेटालिक मनी इन्वेंट हुआ, उससे क्या हुआ, ट्रेड का और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। ट्रेड का एक्सपेंशन होने से प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया। ट्रेडर्स ने दे स्टार्टेड सेटिंग अप द मार्केट प्लेसेस, मार्केट्स आने लगे, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होने लगा। इस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा। फिर अब इंडिया में ट्रेड कैसे किया जाता था?
अब जो इंडिया है, आप देखोगे जो इंडिया है वो ऑब्वियसली दो जगह से कनेक्टेड है। पहले तो नॉर्थ में हिमालयास है ना, रोडवेज, ये सारी चीजें, और साउथ में जो है वो आपका थ्रू सी एंड ओशन। तो दो ट्रेडिंग रूट्स हुआ करते थे। द फर्स्ट वाज सिल्क रूट एंड अनदर वाज मैरीटाइम रूट। जो सिल्क रूट था वो नॉर्थ में कनेक्टेड था, जिससे इंडिया को बाकी किंगडम से, बाकी एम्पायर से एक्सेस मिलता था, लाइक चाइना हो गया, पर्शिया, अरेबिया, यूरोप, इजिप्ट, ये सारी चीजें। यहाँ से उसको कनेक्टिविटी मिलती थी नेबरिंग किंगडम से ट्रेड करने के लिए। और साउथ में जो ट्रेडिंग जोन था दैट वाज द मैरीटाइम रूट। मैरीटाइम रूट में क्या होता था, स्पाइसेस की ट्रेडिंग होती थी एंड थ्रू सी होती थी। ओके, यहाँ पे दो पॉपुलर कोस्ट थे, वन वाज द कोरोमंडल कोस्ट विच वाज सिचुएटेड हियर एंड वन वाज द मलाबार कोस्ट विच इज सिचुएटेड हियर। तो दो पॉपुलर कोस्ट होते थे, कोरोमंडल एंड मलाबार। तो इस तरीके से दो रूट्स के थ्रू इंडिया की ट्रेडिंग होती थी। नॉर्थ रूट जो सिल्क रूट कहा जाता था, यहाँ पे टेक्सटाइल की ट्रेडिंग होती थी, सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, इसलिए इसको सिल्क रूट कहा जाता था। और मैरीटाइम रूट में स्पाइसेस की ट्रेडिंग हुआ करती थी, है ना। Like Silk Route was connecting Asia to Mediterranean से connect करते थे and from east to west. Okay, और India got access to many neighboring kingdoms and empires like East Asia हो गया आपका, South East Asia हो गया, पर्शिया, अरेबिया, पेनिनसुला, है ना, यूरोप वगैरह, ईस्ट अफ्रीका, इजिप्ट, सोमालिया, यहाँ सब उसको एक्सेस मिलता था। और मैरीटाइम रूट में स्पाइसेस की ट्रेडिंग होती थी, इसलिए इसको स्पाइस रूट कहा जाता है। एंड मलाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट वर दी पॉपुलर कोस्ट। ओके, फिर थर्ड मिलेनियम बीसी में कमर्शियल सिटीज डेवलप हुई। दो मेन कमर्शियल सिटीज डेवलप हुई, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री कहीं पीछा नहीं छोड़ रही है, पर हमें पढ़ना जरूरी है कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे, कहाँ से आया। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे वो टू मेन कमर्शियल सिटीज थे जिन्होंने कनेक्शन बनाया विद मेसोपोटामिया। जैसे आप इस मैप में देखोगे, ये इंडस वैली है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो यहाँ था, इनका कनेक्शन, ट्रेडिंग कनेक्शन मेसोपोटामिया में हुआ, मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया वाज अनदर सिविलाइजेशन। देखिए ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, दिस इज द ट्रेडिंग रूट। सॉरी, ठीक है। और ये किस में ट्रेड करते थे? दे यूज्ड टू ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, सी शेल्स, टेराकोटा पॉट्स, इन सारी चीजों में ट्रेडिंग की जाती थी। अब ट्रेडिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता था? अलग अलग टाइप के कॉइन्स और वेट्स यूज किए जाते थे। अब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग किंगडम्स में उनके कॉइन्स चलते थे जो मनी एक्सचेंजर्स के थ्रू एक्सचेंज हो जाया करते थे। और कुछ जगह पे क्या रहता था, कॉमनली एक्सेप्टेड वेट्स और मेजर्स होते थे। ऐसे वहां के राजाओं महाराजाओं के उन पे ऐसे एनग्रेव्ड रहते थे वहां के किंगडम्स के। ये देखिए इस तरीके के कॉइन्स यूज किए जाते थे। फिर अब देखो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रेड डेवलप होने लगा, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपैंड होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो अब जरूरत पड़ी कि यार
क्रेडिट पे सामान हमको मिल जाए या कोई हमें पैसे उधार में दे दे ताकि हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग हो सके। बहुत सारी चीज़ें मतलब जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, कॉमर्स को एक बूस्ट मिले, तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ। अब इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी, विच इज ओरिजिनेटेड ट्रेडिशनली। ओके, और बैंकिंग का मतलब क्या होता है? लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग मनी। बैंकिंग में वैसे तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, बट द मेन पर्पस ऑफ बैंकिंग वाज एट दैट टाइम वाज लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग मनी, लोन लेना और अपना पैसा वहां पे डिपॉजिट करना। तो जो उस टाइम पे इंडिजिनस बैंकर्स हुआ करते थे, वो ऐसे ही प्राइवेट फर्म्स हुआ करती थी, सेट्स हुआ करते थे, लाला जी जिनके पास कंगन गिरवी रहते थे, सॉरी, तो वो लोन दे दिया करते थे। तो ऐसे बड़े बड़े सेठ जी रहते थे जिनको हम इंडिजिनस बैंकर्स बोला करते थे, है ना। वो क्या करते थे? वो एग्रीकल्चरलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इन सबको क्या करते थे? लोन दिया करते थे, है ना। और फाइनेंस करते थे डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को, जिससे कि क्या हुआ? इंटरनल ट्रेड तो एक्सपैंड हुआ ही हुआ, फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इन पे बढ़ने लगा, तो लोग अपने प्रेशियस मेटल्स वगैरह भी डिपॉजिट कर देते थे इन लोगों के पास, या अपने प्रेशियस मेटल्स इन लोगों के पास मॉर्टगेज रख के पैसे उधार में ले लिया करते थे। तो ये हुआ करते थे इंडिजिनस बैंकर्स। ठीक है, तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या था? इट वाज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चरलिस्ट, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स और स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट। फिर मेटालिक मनी इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ड्यूरेबल तो रहता ही रहता था, साथ में उसकी डिविजिबिलिटी भी थी। डिविजिबिलिटी मतलब कि वो कितने भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था। जैसे अब एक 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का नोट कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो? फाड़ के नहीं, ऑब्वियसली मैं उसकी वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो उसको फाड़ना नहीं है, हमें वैल्यू उसकी निकालनी है। तो आप 10 के 10 नोट्स ले सकते हो, 50 के 2 नोट्स ले सकते हो, 20 के 5 नोट्स ले सकते हो। मतलब उसकी डिविजिबिलिटी बहुत है, आप छोटे से छोटा सामान आप खरीद सकते हो। तो ये होती है डिविजिबिलिटी। आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसकी वर्थ मेजर कर सकते हो। तो मेटालिक मनी इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर अब हुंडी जो थी, इट वॉज यूज टू कैरी द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अब हुंडी क्या थी? अब देखिए, लोगों ने पैसे उधार लेना स्टार्ट किए सेठ बैंकर से कि हमें आप पैसे उधार में दे दो, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट किए कि यार मुझे तू इतना माल उधार में दे दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा बाद में, अभी मेरे पास नहीं है, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो अब इन सब का प्रूफ क्या था कि मैंने आपसे पैसे लिए या मैंने आपको पैसे दिए? या तो इन सब का प्रूफ किससे होता था? हुंडी से। हुंडी एक नोट होता था जिसमें लिख कर दे देते थे कि हाँ मैंने इनसे क्रेडिट में माल लिया है या मैंने इनसे लोन लिया है, जो मैं इनको ब्याज सहित इतने इतने दिनों में वापस कर दूंगा। ये होता था हुंडी। अभी आप इसमें ये देखिए, ये इस टाइप के मेटालिक मनी और कॉइन्स हुआ करते थे। ये अलग अलग स्टेट्स के, भावलपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, जोधपुर, मेवाड़, ट्रेवनकोर, इस टाइप के। हाँ, तो हुंडी क्या था? हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, है ना। इट सर्व्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। फिर ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी होता था टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू बोरो मनी इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, किसी से आपको उधार लेना है या किसी से आपको सामान उधार पे लेना है, तो हुंडी प्लेड a very important role and it served as an instrument of exchange. आपके पास वो नोट रहता था signed and sealed, जिसे आप दिखाकर अपने पैसे वापस ले सकते थे।
फिर अब हुंडी बेसिकली दो चीजों में डील करता था। पहला तो ये एक वारंटी होती थी कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, है ना, एक प्रॉमिस होता था, और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल। ठीक है, वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, वारंटी देता था कि पैसा वापस मिल जाएगा, एक प्रॉमिस होता था या ऑर्डर होता था विच इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, बिना किसी शर्त के। कुछ भी आप उसमें ऐसा मेंशन नहीं कर सकते थे कि मुझे इतने दिन बाद यहाँ से पैसे मिलेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, मेरे बाबूजी शहर वापस आ जाएंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, या मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ऐसी सारी शर्तें वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये एक प्रॉमिस होता था, एक ऑर्डर होता था विच इज अनकंडीशनल, है ना। लाइक मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। देखो, अब ये दो बंदे हैं, राम और श्याम, ठीक है। अब राम ने श्याम से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, उधारी पे गुड्स खरीदे कि भैया मुझे तू 5,000 के गुड्स दे दे उधारी पे, मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। अब राम को श्याम को 5,000 रुपए देने हैं, तो राम एक हुंडी साइन करेगा टू पे श्याम 5,000 रुपीज, और जो श्याम है वो राम को वो सही जो भी टाइम उसमें मेंशन होगा या जिस टाइप की भी वो हुंडी होगी उस हिसाब से राम को वो दिखाकर 5,000 रुपए अपने ले लेगा। ठीक है, like Ram bought goods from Shyam for 5,000 rupees on credit, so Ram signed a hundi stating that after 30 days he will pay 5,000 to Shyam. राम ने श्याम को प्रॉमिस किया कि वो उसको 5,000 रुपए आफ्टर 30 डेज वापस कर देगा। ओके, तो ये हो गई पहली कंडीशन, पहली चीज कि it warrants the payment of money, the promise or order which is unconditional. अब दूसरी चीज हुंडी में होती है कि it is capable of change through transfer by valid negotiation. अब negotiation का मतलब होता है बेसिक मतलब बातचीत, एक ऐसी बातचीत जिसमें दो पार्टी एक पॉइंट पर सहमत हो जाए, वो होता है आपसी बातचीत, वो होता है नेगोशिएशन। ओके, तो हुंडी को चेंज किया जा सकता था, ट्रांसफर किया जाता, हुंडी ट्रांसफर हो सकती थी, चेंज हो सकती थी एक आपसी बातचीत के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं, अब राम ने तो शाम से 5,000 रुपए में गुड्स खरीदे थे। अब सुरेश एक बंदा था जिसे राम को 5,000 रुपए देने, है ना। तो राम ने क्या किया, अपनी हुंडी सुरेश को ट्रांसफर कर दी। राम ने अपनी हुंडी सुरेश को ट्रांसफर कर दी कि सुरेश अब शाम को 5,000 रुपए देगा, है ना, इंस्टेड ऑफ पेइंग टू राम। सुरेश को राम को 5,000 देने थे, राम को शाम को 5,000 देने थे, तो राम ने अपनी वही वाली हुंडी सुरेश को दे दी कि वो 5,000 रुपए शाम को देगा इंस्टेड ऑफ पेइंग इट टू राम आफ्टर 30 डेज, है ना। सुरेश हैज टू मेक पेमेंट ऑफ 5,000 टू राम, so Ram will transfer his hundi to Suresh and Suresh will do the payment after 30 days to Shyam on behalf of Ram. Ram के behalf में वो उसको पेमेंट कर देगा। तो ये जो था हुंडी जो हुई ट्रांसफर हो गई, इन लोगों ने आपस में बातचीत करी, इन्होंने कहा ठीक है भैया राम तुम सुरेश को हुंडी दे दो, सुरेश मुझे पैसे दे देगा, और सुरेश ने भी बोला हाँ राम तुम अपनी हुंडी मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें पैसे देने की जगह मैं शाम को पैसे दे दूंगा। तो ये एक वैलिड नेगोशिएशन हो गया। तो हुंडी वारंट्स द पेमेंट ऑफ मनी, and it is the promise or order which is unconditional, plus it is capable of change through transfer by valid negotiation. ये देखिए, ये कुछ हुंडी के एग्जाम्पल्स हैं, इस टाइप की होती थी। इट वॉज सील्ड एंड साइन, ये बैंक में साइन की गई है। ये देखिए, सेठ गोकुल दास हरभजन दास पेबल एट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
1938. 3 months after date, without grace, we promise to pay at Imperial Bank of India, Rangoon to, I don't know what's the name written here, or order for value received the sum of rupees 20,000 only with interest thereon from this state at the rate of 8.5% per annum. ये रहता था. तो हुंडी कुछ इस प्रकार की दिखती थी, इस टाइप की दिखती थी, सील्ड एंड साइन बाय पार्टीज. अब हुंडी दो पार्ट्स में क्लासिफाई है. वन इज दर्शनी हुंडी एंड अनदर इज मुद्दती हुंडी. अब दर्शनी हुंडी क्या होती है? विच इज पेबल एट साइट. दर्शनी का मतलब दर्शन, देखना, है ना. तो जो हुंडी प्रेजेंट कर दी जाती थी, विच इज पेबल एट, दिखा दी जाती थी, दिखाकर आपको पैसे मिल जाया करते थे. इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या डेट मेंशन नहीं होता था. जिसके पास हुंडी रहती थी, जो बेयरर होता था, वो जब भी हुंडी दिखाता था तभी उसको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती थी, है ना. व्हेन बेयरर प्रेजेंट्स दी हुंडी, ही गेट्स दी पेमेंट इमीडिएटली. लाइक फॉर एग्जांपल, on demand, pay to Mr. Sham or order the sum of 5,000 for value received. है ना, कि मिस्टर श्याम जब भी 5,000 रुपीज वाली हुंडी दिखाएंगे राम को, तो राम उनको 5,000 रुपीज दे देगा. There is no time period mentioned in this. अब दर्शनी हुंडी 4 टाइप की होती है. धनी जोग हुंडी, सहजोग हुंडी, फरमान जोग हुंडी एंड देखनहर हुंडी. धनी जोग हुंडी वो होती है जिससे विच इज पेबल टू दी ओनर ऑफ हुंडी. जो ओनर होता था हुंडी का, जो एक्चुअल में बेयरर होता था, उसको वो दिखाता था और पेमेंट ले लेता था. अब सहजोग हुंडी क्या होती थी? सहजोग हुंडी होती थी एक कोई भी शाह जो होते थे, वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होते थे. जैसे लाला जी, सेठ जी, ये एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होते थे जो कभी कभी उधार दे दिया करते थे, है ना. तो शाह लोगों को पैसे, शाह लोग हुंडी दिखा, शाह लोगों को ही पैसे देने होते थे. जो पेमेंट होती थी वो शाह लोगों के नाम पर ही हुआ करती थी. तो इसको सहजोग हुंडी बोलते थे. और फरमान जोग हुंडी, फरमान का मतलब होता है कोई ऑर्डर निकालना. अब जैसे चेक होता है, चेक में मेंशन, आप एक नाम मेंशन करते हो XYZ और इतने इतने पैसे, और क्रॉस चेक कर देते हो, तो आपको अकाउंट पे कर देते हो, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में ही पैसे जाते हैं, राइट. वो पर्टिकुलर पर्सन ही बैंक में वो चेक दिखाकर चेक अपने अकाउंट में डाल सकता है और पैसे ले सकता है. तो फरमान जो वही होता था ऑन ऑर्डर. तो जो हुंडी पेबल टू ऑर्डर है, ठीक है ना, लाइक अ क्रॉस चेक. जैसे कि ये एग्जाम्पल कि 5,000 रुपीज पेबल टू मिस्टर XYZ. तो मिस्टर XYZ ही वो हुंडी दिखाते थे, तभी उन्हें पैसे मिलते थे. अगर वो मिस्टर XYZ उसमें नाम मेंशन नहीं है तो कोई भी ले सकता है, पर अगर XYZ मेंशन है तो XYZ को ही पैसे मिलेंगे. फिर आता है देखनहर हुंडी. देखनहर हुंडी इज सेम, कि देखने पे जब बियरर हुंडी दिखाता था तो उसको इमीडिएटली पैसे मिल जाते थे, या बियरर के बिहाफ में कोई जाके लेता था. बियरर बोलता था कि मेरा एम्प्लॉय आ रहा है लेने, या मेरा भाई आ रहा है पैसे लेने, तो वो हुंडी दिखाता था तो उसको मिल जाते थे पैसे. तो दिस इज देखनहर हुंडी. अब आते हैं मुद्दती हुंडी. मुद्दती हुंडी, मुद्दत मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. तो जो पेमेंट होती थी वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में होती थी. जैसे कि एग्जाम्पल, 3 months after date, pay Mr. Sham or my order the sum of 5,000 rupees for value received. है ना, इसमें एक टाइम पीरियड मेंशन है कि हाँ 3 महीने बाद शाम को 5,000 रुपए पे करने हैं. तो ये होती थी मुद्दती हुंडी. अब मुद्दती हुंडी 3 टाइप की होती थी. धनी जोग हुंडी, फरमान जोग हुंडी. धनी जोग हुंडी कि मिस्टर श्याम जाके पैसे ले रहे हैं 3 महीने बाद,
दर्शनी हुंडी वाले धनी जोग में देयर वाज नो टाइम पीरियड मेंशन्ड, बट मुद्दती हुंडी में देयर वाज टाइम पीरियड मेंशन्ड कि हाँ 3 महीने बाद मिस्टर श्याम आके पैसे ले लेंगे। फरमान जोग में अगेन दर्शनी हुंडी वाले फरमान जोग में पे टू मिस्टर XYZ 5,000 रुपीज, बट देयर वाज नो डेट मेंशन्ड। बट इसमें फरमान जोग में आफ्टर 3 months पे टू मिस्टर XYZ 5,000 रुपीज, उसमें एक डेट मेंशन रहती थी, तो ये फरमान जोग मुद्दती हुंडी में आ जाता था। अब होती थी जोखमी हुंडी। जोखमी हुंडी मतलब जोखिम भरे कामों में जो यूज हुआ करती थी, कुछ ऐसा ही है एक्चुअली कि ये बेसिकली जो गुड्स ट्रांजिट में हुआ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट बनती थी। तो जब गुड्स डिस्पैच होते थे तो उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामान बेचने वाले की होती थी, सेलर की होती थी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स डैमेज होते हैं, गुड्स को लॉस होता है, गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जिसने सामान खरीदा है वो पैसे नहीं देगा, सेलर को पैसे नहीं पे करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स बेचे, ए दिल्ली में रहता है, बी मुंबई में रहता है। अब ए ने बी को दिल्ली टू मुंबई गुड्स डिस्पैच किए, और मान लीजिए रास्ते में तूफान आया और सामान का पूरा नुकसान हो गया, तो बी उसकी पेमेंट ए को नहीं देगा। ये होती है जोखमी हुंडी। तो हुंडी बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज दर्शनी हुंडी, अनदर इज मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी में इट इज पेबल एट साइड, देयर वाज नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन। मुद्दती हुंडी में पेमेंट इज डन इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ओके, तो हुंडी का कॉन्सेप्ट क्लियर है आई गेस। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता गया, ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप होता गया, फिर जो एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, ये इकोनॉमिक लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कहा जाता था, क्योंकि साल में 2-3 क्रॉप्स जो थे वो इजीली प्रोड्यूस हो जाया करते थे, है ना। कॉटन वीविंग का काम, फैब्रिक डाइंग हो गया, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, ये सारी चीजें बनती थी, हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे दूसरी कंट्रीज में। फिर स्कल्पटिंग का काम होता था, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, और ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप हो रहा था, कार्ट्स, बोट्स, शिप्स प्रोड्यूस हो रही थी फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन, जिसके कारण ट्रेड एंड कॉमर्स धीरे धीरे डेवलप होता गया। उससे इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप होती गई। इसके कारण क्या हुआ? सरप्लस जनरेट होने लगा। सरप्लस जनरेट होने लगा तो लोग सेव भी ज्यादा करने लगे, लोगों के पास कैपिटल भी जनरेट होने लगी काम करने के लिए। फिर स्किल्ड लेबर्स की, स्किल्ड आर्टिसंस की डिमांड बढ़ने लगी। दूसरे जिनके पास जैसे पुश्तैनी कलाएं थी, पुश्तैनी स्किल्स थी कि हमारे परदादा भी ये काम करते थे, फिर दादाजी के पास भी आया, पापा के पास भी आया, अब हम भी कर रहे हैं। तो ये खानदानी जो स्किल्स होती थी, ये दूसरे लोगों को भी इम्पार्ट करने के लिए, देने के लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए, ताकि दूसरे लोग भी सीख पाए वो कलाएं और काम कर पाए, जिससे हमारी इकोनॉमी और डेवलप हो। अब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा तो इंटरमीडियरीज भी बढ़ने लगे। अब इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सामान, कोई गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होती हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंचती है? थ्रू वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत से लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो सामान आप तक पहुंच पाता है। तो इसी तरीके से दूर बैठे देशों के लोग और अपने ही डोमेस्टिक बाउंड्री में ही दूर दूर बैठे हुए लोगों के पास वो सामान अवेलेबल कराने के लिए इंटरमीडियरीज खूब ज्यादा बनने लगी, है ना।
मिडलमैन आने लगे, लाइक होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सारे, इनको हम मिडलमैन बोलते हैं। ये क्या करते थे, कमीशन एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, है ना। इन्होंने होलसेल ट्रेड निकाला, रिटेल ट्रेड निकाला, एक तरीके की मैन्युफैक्चरर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। ये मैन्युफैक्चरर से सामान लेते थे, बल्क में लेते थे, फिर उनको रिटेल में बेचते थे। जैसे वो बोलते थे आप श्योर रहो, हम आपका सामान बेच देंगे, आपको फाइनल कंज्यूमर तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रोडक्शन देखो, ये सामान हम आपसे खरीद के बेच देंगे। तो उनको इस चीज की रिस्क कम रहती थी कि उनका डेट स्टॉक ज्यादा नहीं होगा, उनका सामान खराब नहीं होगा और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। तो एक तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते थे। फिर जो बैंकर्स होते थे, मुगल पीरियड में क्या हुआ, बैंकर्स डेवलप हुए, वो क्रेडिट देते थे, लोन्स देते थे, जैसे मैंने आपको बताया। फॉरेन ट्रेड को भी वो फाइनेंस किया करते थे। बट एक उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत ही हाई होता था। जो नॉन बैंकिंग, अभी भी आप देखोगे कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आप गोल्ड लोन भी लेने जाते हो तो यू हैव टू पे अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपैरिजन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पर्सनल लोन। तो सिमिलरली तब भी यही हुआ करता था, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस किया करते थे। और फॉरेन ट्रेड को इसलिए भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस किया जाता था क्योंकि फॉरेन ट्रेड में रिस्क बहुत रहता था ट्रांसपोर्टेशन में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स जो थे वो इंपोर्ट से ज्यादा होने लगे, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रिएट होने लगा, एडिशनल कैपिटल जनरेट होने लगी, जिससे कि धीरे धीरे एक्सपेंशन हो गया ट्रेड का, डेवलपमेंट होने लग गया, कमर्शियल सिटीज डेवलपमेंट होने लगी, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होने लगी। तो इन सारी चीजों से इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गए। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स होने लगे, उससे कमर्शियल ऑपरेशंस इनहांस हो गए। फिर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल बैंक्स डेवलप होने लग गए, जिससे लोगों को और इजी वे में और सिस्टमैटिक वे में, उस जमाने में पहले तो लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी इतनी, तो और प्रॉपरली सिस्टमैटिकली मैनेज्ड रहे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस और लोन ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो कमर्शियल बैंक्स डेवलप होने लगे जो लोगों को लोन देते थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट इन सबको लोन देते थे। इंडस्ट्रियल बैंक्स डेवलप होने लगे, एग्रीकल्चरल बैंक्स डेवलप होने लगे जो एग्रीकल्चरलिस्ट को लोन दिया करते थे, किसानों को लोन दिया करते थे कि वो नई नई टेक्निक लाए और एग्रीकल्चरल सेक्टर को और ग्रो करे। इस तरीके से ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लरिश होने लगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रेड दो जगह से मेनली ऑपरेट किया जाता था, वन इज फ्रॉम लैंड एंड अनदर इज फ्रॉम वाटर। एक सी के थ्रू होता था और एक रोडवेज और लैंड के थ्रू होता था। तो जो नॉर्दर्न रोडवे रूट था वो बंगाल से लेके टक्सिला तक स्ट्रेच्ड था, और जो साउथ में था वो ईस्ट से लेके वेस्ट में स्ट्रेच्ड था। बंगाल से लेके टक्सिला, टक्सिला इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से, विच इज इन पाकिस्तान एरिया राइट नाउ। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप इस मैप में, यहाँ बंगाल से इधर तक्षशिला साइड यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ करती थी, ठीक है ना। फिर मैरीटाइम ट्रेड होता था। मैरीटाइम ट्रेड मैंने बताया था, इट वाज डन थ्रू पॉपुलर टू सी कोस्ट, वन इज मलाबार एंड वन इज कोरोमंडल कोस्ट। देखिए
here it is कोरोमंडल कोस्ट एंड here it is मलाबार कोस्ट। अब जो मलाबार कोस्ट से था, मलाबार कोस्ट से कोस्ट पर एक पॉइंट था म्यूजीरीज, जहां से ब्लैक गोल्ड की ट्रेडिंग की जाती थी। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते थे उस जमाने में? ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी, मेडिसिनियल यूज में यूज किया जाता था। स्पाइस वो एक बहुत ही अच्छा स्पाइस माना गया था, हर चीज में उसको यूज किया जाता था, तो इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड एट दैट टाइम। वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता था। तो यहाँ पर एक सेंटर था म्यूजीरीज, तो रोमन एम्पायर में उसकी ट्रेडिंग होती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये म्यूजीरीज लिखा है। म्यूजीरीज से रोमन एम्पायर में यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग की जाती थी, स्पाइसेस की, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर की। फिर दूसरा कोस्ट था कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट में पुलिकट था। पुलिकट से जकार्ता में, पुलिकट से साउथ ईस्ट एशिया में टेक्सटाइल ट्रेडिंग की जाती थी, कपड़ों की ट्रेडिंग की जाती थी। ये पुलिकट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। पुलिकट से साउथ ईस्ट एशिया में, फार ईस्ट में टेक्सटाइल्स की ट्रेडिंग होती थी। मलाबार कोस्ट म्यूजीरी से ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर की ट्रेडिंग की जाती थी, स्पाइसेस की ट्रेडिंग की जाती थी। और कोरोमंडल कोस्ट, पुलिकट कोस्ट जो था वो पॉपुलर कोस्ट था फॉर ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है ना। और फिर ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करने के लिए बहुत जो किंगडम्स थे, जो एम्पायर्स थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, राइवल्स हुआ करते थे एक दूसरे की। उस चक्कर में कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी कर ली 15वीं सेंचुरी में, और जो वास्को दा गामा थे वो मलाबार कोस्ट पहुंच गए 1943 में। अब उन्होंने भी सुना कि भैया ब्लैक गोल्ड है क्या, ब्लैक पेपर ऐसा है क्या ब्लैक पेपर में कि इतना महंगा, इतना उसका प्रोडक्शन है, और मतलब वो सोने की भाव में बिक रहा है, तो वो चीज है क्या। तो वो डिस्कवर करते करते वो मलाबार कोस्ट पहुंच गए। फिर उन्होंने भी समझा, देखा कि हाँ वाकई में एक चीज है, तो वो भी बस के यहाँ पर ट्रेडिंग करने लगे। फिर जो चाइनीज आते थे वो कैलीकट आते थे। अब कैलीकट से क्या था, मिडल ईस्ट का ट्रेडिंग रूट पड़ता था, तो वो कैलीकट से होते हुए मिडल ईस्ट जाते थे। क्या खरीदने के लिए? इसेंशियल ऑयल्स खरीदने के लिए, फ्रेग्रेंट रेजिन्स खरीदने के लिए, परफ्यूम्स खरीदने के लिए, इत्र बोलते जिसको, वो वहां पे मिडल ईस्ट में अभी भी फेमस है। तो वहां से वो लेने जाया करते थे। और साथ ही साथ इंडिया से क्या क्या खरीद लेते थे, वो किस चीज की ट्रेडिंग करते थे? पेपर की, डायमंड्स, पर्ल्स, कॉटन, ये सब इंडिया से खरीद के लेकर जाया करते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कोरोमंडल कोस्ट जो था, पुलिकट वॉज द मेजर पोर्ट, वहां पे पुलिकट जो था मेजर पोर्ट था 17वीं सेंचुरी में, जहां से साउथ ईस्ट एशिया में टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट हुआ करती थी। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज, अब ऑब्वियसली जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, गुजरातीज आर बहुत ही उनका दिमाग चलता है इन डूइंग बिजनेस, और सिंधी कम्युनिटी हो गई। तो उस टाइम भी कुछ ऐसी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी जो बहुत ही ज्यादा मतलब मजबूत हुआ करती थी, एंड दे वर फेमस फॉर देयर ट्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जैसे कि नॉर्थ में जो थे वो पंजाबीज एंड मुल्तानी मर्चेंट्स हुआ करते थे, गुजरात और राजस्थान में भट्ट्स, वेस्ट में महाजन हुआ करते थे, नगर सेठ्स। अर्बन सेंटर्स, कुछ अर्बन सेंटर्स थे जैसे कि अहमदाबाद हो गया, वहां पे भी महाजन होते थे। और बाकी कुछ प्रोफेशनल क्लासेस होती थी, जैसे कि हो गए फिजिशियन, एडवोकेट्स, टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये सब प्रोफेशंस होते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी वहां पर। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनी तो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस बनने लगे। अब मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? आज की आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मैं बोलूं तो, जैसे हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ग्रुप्स बनाते हैं ना,
वैसे उस टाइम मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के ग्रुप्स बना करते थे, गिल्ड्स बना करते थे, जिनको कहा जाता था गिल्ड्स। गिल्ड्स एक टाइप की एसोसिएशंस रहती थी जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता था, कॉमन रोल होता था, जॉब होती थी और गोल हुआ करता था। इन सब की एक एसोसिएशन बन जाती थी, एक गुट बन जाती थी। जैसे अभी भी अगर आप अभी भी देखेंगे तो कपड़ा व्यापारी संघ होता है और डेयरी एसोसिएशन होता है, या एक पर्टिकुलर एरिया का एक मार्केट पूरे मार्केट का एसोसिएशन होता है। तो इस टाइप के डिफरेंट एसोसिएशंस फॉर्म हुआ करते थे उस टाइम पर। फिर इन वर्कर्स का जो होता था, इन कॉर्पोरेशंस का एक अपना ही प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता था। वो अपने एक अलग ही मेंबरशिप रूल्स बनाते थे ताकि इनका जो इंटरेस्ट है, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है, ट्रेडर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ पॉलिसीज हैं, वो प्रोटेक्ट रह पाए। वो लोग उस हिसाब से ट्रेडिंग करें उनसे, लोग उस हिसाब से उनसे सामान खरीदे, या जो राजा लोग हैं, जो एम्परर्स है, किंग्स है, उनसे वो उस हिसाब से टैक्स कलेक्ट करे। अब जो टैक्स हुआ करता था उस टाइम, वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था अलग अलग किंगडम्स के लिए, अलग अलग एम्परर्स के लिए, राजा महाराजाओं के लिए। जैसे कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटी उनको मिलती थी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मिलती थी इंपोर्टेड आर्टिकल्स में, कस्टम ड्यूटीज मिलती थी उनको अलग अलग कमोडिटीज में, टैरिफ्स जो रहते थे स्टेट वाइज अलग अलग होते थे, ज्यादा भी होते थे। फिर फेरी टैक्स होता था। फेरी मतलब शिप के थ्रू कोई सामान आता था या पैसेंजर्स आते थे, कैटल एंड कार्ट्स आते थे, उन पर फेरी टैक्स लगता था, लेबर टैक्स लगता था। तो टैक्स जो था वो ट्रेड और इंडस्ट्री के थ्रू ही उनको मिलता था एज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो जो एम्परर्स रहते थे, राजा महाराजाओं रहते थे, उनको भी इन कॉर्पोरेशंस के रूल्स, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मानने पड़ते थे, एक्सेप्ट करने पड़ते थे। फिर जैसे आपके ग्रुप का एडमिन होता है, वैसे ही इन एसोसिएशन का भी चीफ होता था। वो बाकी मर्चेंट्स के बिहाफ में, बाकी ट्रेडर्स के बिहाफ में किंग से डील करता था टैक्स को लेकर, कि हम आपको इतना टैक्स देंगे, हम आपको इतना टैक्स देंगे। तो वो किंग से नेगोशिएट करता था, किंग से बातचीत करता था, डील करता था टैक्स को लेकर, एक फिक्स सम ऑफ मनी को लेकर। फिर जो इनका और फंक्शन क्या होता था कि जो ग्रुप के मेंबर्स होते थे, एसोसिएशन के मेंबर्स होते थे, वो कस्टोडियन की तरह एक्ट करते थे। जैसे बहुत से लोग, बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने मंदिर वगैरह बनाने के लिए डोनेशन दी, तो उस डोनेशन की कस्टडी, ट्रस्ट वगैरह वो सब ऑपरेट करते थे कि हम इन डोनेशन को रिलीजियस इंटरेस्ट में प्रॉपरली एलोकेट करेंगे। फिर जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे ग्रुप के अंदर, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे, वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करते थे, डोनेट करते थे और कंट्रीब्यूट करते थे इन बिल्डिंग टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए सॉरी टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए डोनेशन देते थे इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये थे मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। अब मेजर ट्रेड सेंटर्स, अब ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश होने लगा इंडिया में। तो बहुत से ऐसे ट्रेड सेंटर्स थे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे इन एनहांसमेंट, इन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बहुत सारे सिटीज ऐसी थी जहाँ पे अलग अलग जगह के रास्ते आकर मिलते थे, ट्रेडिंग रूट्स आकर मिलते थे, या जहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी मैन्युफैक्चर होती थी जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग होती थी, जिसकी या कुछ ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर होती थी, बाहर से अलग अलग ट्रेडर्स, मर्चेंट्स आके वहां पर खरीदते थे, ट्रेडिंग किया करते थे। तो कौन से मेजर ट्रेड सेंटर्स थे इंडिया में? पाटलिपुत्र था, जिसको अभी हम पटना के नाम से जानते हैं। वहां से स्टोन्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। फिर पेशावर है इन पाकिस्तान अगेन, ये इट वाज एन एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल, यहाँ से वूल एक्सपोर्ट की जाती थी और हॉर्सेस इंपोर्ट किए जाते थे।
फिर तक्षशिला, तक्षशिला अगेन was तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, known as a Buddhist learning center. तो यहाँ पर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स हुआ करते थे. फिर इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ क्या था, यहाँ से इंद्रप्रस्थ में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के जो ट्रेडिंग रूट्स थे वो आके यहाँ मिलते थे. तो अगेन इंद्रप्रस्थ वाज अ मेजर ट्रेड सेंटर. फिर मथुरा में लोग मेजर कॉमर्स एंड ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. जितने भी ज्यादा से ज्यादा रूट साउथ, ट्रेडिंग रूट साउथ को जाते थे, वो सारे मथुरा से होकर जाते थे. तो अगेन इट वाज अ मेजर ट्रेड सेंटर. फिर मिथिला, मिथिला इज समवेयर, मिथिला इज अगेन इन झारखंड बिहार साइड. तो यहाँ से लोग बे ऑफ बंगाल पास में है, तो बे ऑफ बंगाल से साउथ चाइना जाते थे, ठीक है ना, ट्रेडर्स. तो मिथिला वाज अगेन अ मेजर ट्रेड सेंटर. फिर उज्जैन, उज्जैन में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी. वहां पे अगाथ, कार्नेलियन, मसलिन, मेलो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते थे और यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे. और उज्जैन के ट्रेड रिलेशंस थे तक्षशिला और पेशावर से. फिर सूरत में अगेन जरी बॉर्डर्स के लिए बहुत फेमस था मुगल पीरियड के टाइम पर भी. और यहाँ की हुंडी वॉज सो पॉपुलर, और इतनी जानी मानी हुंडी रहती थी, इतनी भरोसेदायक हुंडी यहाँ की होती थी कि इट वॉज ऑनर्ड इन द मार्केट्स ऑफ इजिप्ट एंड ईरान. फिर कांची, कांची को अभी कांचीपुरम भी बोलते हैं, और कांचीपुरम सिल्क आपने सुना होगा. तो अगेन चाइनीज यहाँ पर आते थे और गोल्ड सिल्क बेचा करते थे और पर्ल्स और रेयर स्टोन्स खरीदा करते थे. फिर मदुरा में क्या होता था, मदुरा में थे पर्ल फिशरीज थी. पर्ल्स, मोती, मोतियों की फिशरीज हुआ करती थी, वहां से मोती निकाले जाते थे. ये देखिए, ये पर्ल फिशरी है. दीज आर पर्ल बैंक्स. ये गुल्फ ऑफ मन्नार था पास में, है ना. यहाँ पे स्पेशली रोमन मर्चेंट्स आते थे पर्ल्स लेने के लिए. इतना अमीर देश था हमारा. फिर ब्रोच, ब्रोच जिसको हम बारूच बोलते हैं, जो गुजरात में है, सूरत के पास. अगेन नर्मदा नदी के बाजू में है ये. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर. और यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स भी लिंक्ड अप थे थ्रू रोडवेज. और इट वाज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर काफी, सूरत के बाद यहाँ पर काफी ट्रेडिंग और कॉमर्स एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती थी, बिकॉज यहाँ से रोडवेज और इम्पोर्टेंट मार्केट सारे लिंक्ड हुआ करते थे. फिर वाराणसी अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर थी. यहाँ पे गोल्ड सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर होता था और सैंडलवुड वर्कमैनशिप के लिए काफी फेमस था. और इसके अगेन लिंक्स थे विद तक्षशिला एंड बारूच. तक्षशिला में सारे ही कमर्शियल और फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, तो लगभग सभी ट्रेडिंग सेंटर्स का एसोसिएशन वहां से रहता था. फिर बारूच तो पास ही में था और वहां से रोडवेज के थ्रू भी कनेक्टेड था. फिर आपका हो गया कावेरी पत्ता, जिसको अभी हम कावेरी पट्टनम बोलते हैं. अगेन यहाँ पे सारी महंगी चीजों का ट्रेडिंग हुआ करती थी, जैसे कि परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सेंट्स, सिल्क हो गया, वूल हो गया, कॉटन, कोरल्स, पर्ल्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स, इन सारी चीजों की ट्रेडिंग हुआ करती थी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर शिप बिल्डिंग हुआ करती थी, शिप मैन्युफैक्चर हुआ करती थी, जैसे कि आप अभी देखेंगे. ये देखिए, मैंने आपको बारूच का बताया. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर. इट इज नियर सूरत. यहाँ से सारे रोडवेज कनेक्टेड थे विच वाज लिंक्ड टू ऑल द इम्पोर्टेंट मार्केट्स. फिर ये देखिए कावेरी पट्टनम. यहाँ पे ऐसे परफ्यूम्स, कोरल्स, ये सी में यहाँ पर कोरल, पर्ल फिशरीज, ये सारी थी, तो यहाँ से भी ट्रेडिंग हुआ करती थी. फिर वाराणसी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फिर नेक्स्ट हमारा ताम्रलिप्ति. ताम्र मतलब कॉपर,
ऐसे याद रखना। ताम्र मतलब कॉपर, लिपति मतलब लिपटा हुआ, तो इसको एंशियंट कॉपर पोर्ट भी कहा जाता था। यहाँ पर कॉपर की ट्रेडिंग भी हुआ करती थी। फिर ये वेस्ट को और ईस्ट को सी के थ्रू भी और लैंड के थ्रू भी कनेक्टिविटी देता था। ठीक है, इट वॉज कनेक्टेड विद बोथ सी एंड लैंड विद द वेस्ट एंड फार ईस्ट, है ना। और साथ ही में ये बनारस, वाराणसी और तक्षशिला से भी लिंक्ड था बाय रोड। It is somewhere near Bengal. Let me show you. See, Tamralipati here. ये Takshila is situated here, है ना। So अब नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन क्या थी। देखिए, अब इतना हमने पढ़ा कि कितनी ट्रेडिंग हुआ करती थी यार, और कितना ज्यादा फ्लरिश थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट एडी से लेके 7th सेंचुरी सीई तक बहुत, इट वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड मिडीवल वर्ल्ड। और कई राइटर्स ने अपने राइटअप्स में, अपने पेपर्स में, बुक्स में इंडिया को स्वर्ण भूमि कहा था, स्वर्णद्वीप कहा था, सोने की चिड़िया कहा था, इसलिए कहा था। ठीक है, पर फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडियन कंपनी आ गई। ईस्ट इंडियन कंपनी ने प्री कॉलोनियल पीरियड यानी अंग्रेजों के रूल के पहले क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश तो कर रही थी, बट वेस्टर्न यूरोप से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज के मामले में काफी पीछे थी। फिर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेट करने लगी, वो चाहने लगी कि सब कुछ हमारा ही हो जाए, तो उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही लिमिटेड कर दिया था, कॉमन लोगों तक एजुकेशन को पहुंचने नहीं दे रहे थे। फिर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं था प्रॉपर। फिर मशीन्स ले आए, तो मैनुअल स्किल्स जो थी, मैनुअल लेबर जो थी, वो अनएम्प्लॉयड होने लगी और उन मशीन्स को चलाने के लिए, उन नई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए लोगों के पास स्किल्स नहीं थी, प्रॉपर स्किल्स नहीं थी ऑपरेट करने के लिए। जिससे कि क्या हुआ, इंडिया एक प्रॉस्पेरस कंट्री तो थी अभी तक, पर उसके लोग जो थे, एक हिस्सा जो था वो गरीब होता चला जा रहा था। फिर ब्रिटिश एम्पायर में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जब अंग्रेज आ गए, तो जो भी प्रोविंसेस या स्टेट्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में थे, उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे वो रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, गोल्ड, ये सब खरीद लेते थे। इससे जो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होती थी ना गुड्स की, वो कम होने लगी, जिससे फॉरेन ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हो गया। जो बुलियन था, जो गोल्ड था, वो फॉरेन से आना बंद हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया, इट ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। अब इंडिया को क्या करना पड़ता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पड़ते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर लेबर नहीं थी न्यू टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए। टैक्सेस बहुत हाई करके रखे हुए थे, रेवेन्यू टैक्सेस बहुत हाई थे। सबको देखिए ना, लगान मतलब बेचारों को कितना टैक्स देना पड़ता था। तो यही सब चलता था। तो इंडिया की जो होने लगी इकोनॉमी, डाउनफॉल होने लगा। अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड इंपोर्ट करने लगा, तो इससे मतलब सत्यानाश ही होने लगा इंडिया का। फिर अब इंडिपेंडेंस हुआ, आजादी हुई। आजादी के बाद क्या हुआ, पार्टीशन वगैरह तो हुआ तो डिफेंस में ज्यादा खर्चा कर दिया। अब इकोनॉमी को वापस रास्ते पे लेकर आना है, तो 1952 में 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट करा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट करा, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई। अब उसमें क्या सोचा इन लोगों ने कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं ताकि लोग नई नई स्किल्स सीखें
और स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स लेकर आते हैं ताकि हमारा डिफेंस स्ट्रांग हो जाए। पर बहुत सारे लिमिटेशंस थे और ड्रॉबैक्स थे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के, क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, कैपिटल फॉर्मेशन कम था, डिफेंस पे हम काफी खर्चा कर चुके थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, सैनिटेशन फैसिलिटीज, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत ही सड़ी हुई थी, इनएडिक्वेट थी। ठीक है, लोन हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब से लोन इतना ले रखा था, हमारी बोरोइंग इतनी थी कि हम अपनी इकोनॉमी को एक सही रफ्तार से डेवलप ही नहीं कर पा रहे थे। फिर नरसिम्हा राव जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन लाने का सोचा इन 1991। अब इसमें क्या था कि 1991 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज थी बाहर की कंट्रीज के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज नॉट अलाउड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज वर वेरी हाई, जिससे कि क्या होता था, और लाइसेंसिंग भी इतनी मुश्किल से मिलता था कि लाइसेंस भी इतनी मुश्किल से मिलता था कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्राइवेट सेक्टर इंगेज ही नहीं हो पाता था ज़्यादा तरीके से, और कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी तो वो तो ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी, मशीन सड़ रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि लिबरलाइजेशन लाया जाए। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम किया और बिजनेस एंटरप्राइजेस को डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया, और इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिंपल हो गए, बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस थी वो हटा दी गई, बहुत सारे जो लाइसेंस पे रोक लगती थी, बिजनेस करना थोड़ा आसान बना दिया गया। प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ कोर इंडस्ट्रीज में कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेक करने के लिए कहा गया ताकि वो फिर से ताकि वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाए और वो अगेन वो सारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर पाए, हमारे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन आया 1991 में, और फिर धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगी। अब तो मेक इन इंडिया आ गया है, जिससे काफी ज्यादा डेवलपमेंट आप अभी एकदम से तो नहीं पर कुछ साल बाद जरूर देखेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल? जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, आप मेरे और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं इस तरीके के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ भी ज्ञान भैया बांटने से ही बढ़ता है, तो बांटिए ज्ञान। और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में इस सेक्शन के नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स मैं अपने ब्लॉग में भी अपडेट कर रही हूँ, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं और इजीली रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू ऑल एंजॉयड इट, and see you soon with the next video, with the next section, next chapter of business studies. Till then, goodbye.